आ सकती। जी आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, लेकिन अब सवालों का भी वक्त हो गया। देश का सवाल जिन पर 1 घंटे लगातार हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या सस्ते ड्रोन सच में महंगे हथियारों को बेकार कर रहे हैं? बहुत अहम सवाल है, इस पर चर्चा हम करेंगे। सवाल नंबर 2, क्या अमेरिका की हाईटेक आर्मी लो कॉस्ट वॉर में ईरान के साथ फंस गई है और निकलने के लिए तिलमिला रही है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्या चीन सस्ते हथियार बेचकर दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस प्लेयर बनने को आतुर है या बन गया है? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या सस्ते हथियारों की रेस में भारत इस रेस में चीन को टक्कर दे पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं बल्कि लो कॉस्ट वॉर की तरफ बढ़ रही है, यानी सस्ती लड़ाई और जीत की चढ़ाई? जी हां, यह थे देश के सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, अब समझिए, बहुत अहम सवाल यह भी है, पूरा नैरेटिव आपको समझना होगा कि वर्ल्ड वेपन मार्केट में अमेरिका का दबदबा कैसे खत्म हो रहा है। यह आपके लिए समझना जरूरी है और कई सवाल भी खड़े हुए हैं अमेरिका को लेकर, उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके डिफेंस मार्केट को लेकर। जी हां दर्शकों, पहला कंटेंट आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या इंटरनेशनल डिफेंस जो मार्केट है वहां पर क्या अब दबदबा खत्म हो रहा है अमेरिका का? कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूं जो चर्चा में मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि आखिर मसाइल क्या है। जी हां, वर्ल्ड वेपन मार्केट में अमेरिका का दबदबा क्या खत्म हो रहा है? हॉट क्वेश्चन नंबर 1, क्या सस्ते ड्रोन मिसाइलों के चलते एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे महंगे प्लेटफॉर्म अब बेकार होने जा रहे हैं? दर्शकों, यह बहुत अहम सवाल है। जी हां, हॉट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्या चीन ईरान की लो कॉस्ट वॉर स्ट्रैटेजी पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन रही है? यह बहुत अहम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हॉट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या आने वाले वक्त में जंग जिसके पास ज्यादा पैसा है नहीं बल्कि जो सस्ता और ज्यादा बना सकता है वो जीतेगा? हॉट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल, क्या भारत को भी अपनी रक्षा नीति बदलकर मास प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट वेपन पर अब फोकस करना, ध्यान देने की क्या जरूरत आ गई है? जी हां, अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हॉट क्वेश्चन नंबर 5, क्या महंगे हथियारों पर निर्भर अमेरिका को अब अपनी पूरी वॉर स्ट्रैटेजी बदलनी होगी? क्या एक नए सिरे से सोचना होगा अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी पर, अपने वेपन मार्केट पर, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को लेकर? क्योंकि ईरान ने यह बता दिया है कि जंग महंगे हथियारों से नहीं, स्ट्रैटेजी, दिमाग और वेपन सिस्टम से जीती जाती है। अरबों के मिसाइल सिस्टम को कुछ लाख का ड्रोन मारकर गिरा देता है। अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। जी हां, वर्ल्ड मैप लेकर आए दर्शकों, दुनिया के वो देश आपको दिखाने जा रहे हैं जो सस्ते हथियार बनाते हैं और उन सस्ते हथियारों के जरिए खूब पैसा कमाते हैं। जी हां, आपकी स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप है दर्शकों, जरा गौर से देखिएगा। शुरू करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर से। जी हां, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथ कोरिया, चीन, भारत, रूस, ईरान, तुर्की, स्पेन, इटली, इजराइल और जर्मनी। जी हां, ये वो देश हैं दुनिया के जो सस्ते हथियार बनाते हैं और जब सस्ते हथियार बना रहे हैं तो सस्ते हथियारों को बेचा भी जा रहा है। और देखिए, बड़ा सवाल यह भी है दर्शकों कि जिस तरीके से अब ये जो हथियार बन रहे हैं, इन हथियारों के जरिए आप समझिए कि ये देश अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के सामने 20 साबित हो रहे हैं अपने सस्ते हथियारों के जरिए, क्योंकि ईरान ने यह बता दिया, समझा दिया कि जंग जीतने के लिए आपको वॉर स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, इलाके की जरूरत होती है, दुश्मन को घेरने की जरूरत होती है। बड़े बड़े थार्ड सिस्टम, एयरक्राफ्ट कैरियर, C-17 ग्लोब मास्टर, B-2 बॉम्बर्स, F-35, F-60, इनसे काम नहीं चलेगा दर्शकों। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, दुश्मन पर धारदार तरीके से हमला करना होगा। और ये दुनिया के मुल्क आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई करेंगे। और भारत को कैसे भूल सकते हैं दर्शकों, भारत दुनिया में सस्ता हथियार बनाने का एक बहुत बड़ा महासब बनने जा रहा है, क्योंकि हम सस्ता भी बनाते हैं और हम भरोसेमंद भी बनाते हैं। और इसीलिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में पैर जमाने की। आगे बढ़ते हैं, दुनिया के बड़े हथियार एक्सपोर्टर्स कौन कौन से दर्शकों, कौन कितने हथियार बेचता है, ये इसका एक परसेंटेज, एक पाई चार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं दर्शकों। देखिएगा गौर से, ये पाई चार्ट आपकी स्क्रीन पर जो आप देखने जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल डिफेंस कंजम्पशन का चार्ट है। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। जी हां, सबसे ज्यादा अगर हथियार कोई मुल्क बेचता है, पाई चार्ट का ये वाला हिस्सा अमेरिका का है। अमेरिका 37% जो हथियार बेचे जाते हैं पूरी दुनिया में, उसमें 37% जो हथियार अकेले अमेरिका बेचता है दर्शकों। दूसरे नंबर पर रशिया है। जी हां, रशिया पूरी दुनिया में बेचे जाने वाले हथियारों का 20% रशिया बेचता है। उसके बाद आता है चीन। चीन
टोटल 5.2% हथियार बेचता है। जर्मनी बेचता है 5.5, इसके अलावा फ्रांस की बात करें तो 8.2, इटली की बात करें तो 2.2, इजराइल की बात करें तो करीब करीब 3%, स्पेन की बात करें तो 3.2, इसके अलावा ब्रिटेन की बात करें तो 3.3, उसके बाद साउथ कोरिया की बात करें तो 2.7%। ये पाई चार्ट बताता है, ये इंटरनेशनल मार्केट में हथियारों की खरीद बिक्री कंजम्पशन का पैटर्न है। यदा कदा ही आप इस तरह के डेटा और इंफॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन देश के सवाल में मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन इसलिए लेकर आता हूं ताकि हमारे विषय वस्तु को आप समझें कि किस तरह से अमेरिका का दबदबा इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। यह पाई चार्ट बताता है कि पूरी दुनिया में जो देश हथियार बेच रहे हैं उनमें 37% अकेले अमेरिका के हिस्से में है। लेकिन ईरान की जंग के बाद यह पाई चार्ट बदल जाएगा, क्योंकि भारत जैसा मुल्क, तुर्की जैसा मुल्क, साउथ कोरिया जैसा मुल्क अब इसमें एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट बनने जा रहा है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के महंगे लेकिन घातक हथियारों की एक पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। हथियार महंगे हैं लेकिन घातक हैं। दर्शकों, पहला हथियार F-35 फाइटर जेट, कीमत 80 मिलियन प्रति विमान डॉलर। एक जेट यानी हजारों ड्रोन की कीमत 80 मिलियन डॉलर का एक F-35 आता है। दर्शकों, हजारों के ड्रोन उसको मार सकते हैं। दूसरा हथियार B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, कीमत $2 बिलियन। एक मिशन में करोड़ डॉलर खर्च होते हैं और कुछ लाख का ड्रोन इनको नुकसान पहुंचाने का मादा रखता है। तीसरा हथियार पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, एक मिसाइल की कीमत $3 से $4 मिलियन है और $30,000 का ड्रोन इसे आराम से मार लेता है, गिरा देता है, नुकसान पहुंचाता है। चौथा हथियार आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, एयरक्राफ्ट कैरियर, कीमत $13 बिलियन या उससे भी ज्यादा। पूरा फ्लोटिंग मिलिट्री बेस होता है और इसके जरिए भी अमेरिका ने दुनिया भर में जंगें जीती हैं, लेकिन ईरान में यह काम नहीं कर रहा शायद। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के महंगे हथियार देख लिए, घातक हथियार, लेकिन अब ईरान के सस्ते और असरदार हथियारों को भी देख लीजिए दर्शकों। वो भी आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी। आपकी स्क्रीन पर अब वो हथियार आने जा रहे हैं। पहला हथियार शाहिद ड्रोन 136, कीमत $20,000 से लेकर $50,000 के बीच है। काम दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना, परेशान करना, उसको खत्म करना। दूसरा हथियार बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, लागत $1 से $5 मिलियन, काम बेस, एयरपोर्ट, तेल ठिकानों पर हमला करना, जो ईरान ने बखूबी किया भी है। तीसरा हथियार दर्शकों, स्वाम बोट, छोटी तेज नावें सैकड़ों की संख्या में हमला करती हैं, बड़े जहाजों को परेशान करना। एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स जो अमेरिका के थे, इन्होंने उनको बहुत परेशान किया है। हॉर्मुज में भी यही तैनात किए गए। चौथा हथियार प्रॉक्सी फोर्स, यानी सिर्फ मशीनों के जरिए नहीं, ईरान इंसानों के जरिए भी जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह हुतीज ईरान के प्रॉक्सी हैं, कम खर्च में कई मोर्चों पर ये लड़ते हैं और डिफेंस का बजट कम होने के बावजूद ईरान इसीलिए इजराइल को इतने सालों से परेशान कर रहा है, क्योंकि उसके पास प्रॉक्सीज हैं जो कम पैसों में भी काम करने को तैयार है, उनका खर्चा कम आता है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सस्ते हथियार बनाने वाले देश कौन कौन से हैं दर्शकों, यह भी आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये जानेंगे तभी समझेंगे कि अमेरिका का जो 37% हिस्सा है इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में, वो घटने जा रहा है, वो कम होने जा रहा है। उन देशों के नाम आपको बताने जा रहा हूं जो इंटरनेशनल मार्केट में इनका दबदबा। पहला देश ईरान, फोकस क्या है, ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी हथियार बनाने में इनकी एक्सपर्टाइज है और इसी वजह से अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंस गया है। दुनिया में सस्ते हथियार बनाने वाले देशों की श्रेणी में दूसरा देश है चीन। फोकस क्या है इनका, ड्रोन और फाइटर जेट बनाते हैं, नेवी जहाजों का भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं जो दुनिया भर के देश खरीदना चाहते हैं। तीसरा देश कौन सा है, रशिया, रूस। इनका फोकस क्या है, टैंक, राइफल और मिसाइल सिस्टम। S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने यूज किया, वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार हमने रशिया से खरीदा था। चौथा मुल्क दर्शकों तुर्की है, फोकस ड्रोन टेक्नोलॉजी, और सऊदी अरब तुर्की से 100 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, जबकि ये डील पहले अमेरिका से होने वाली थी, तो यहां भी अमेरिका को नुकसान हुआ है, यानी दबदबा कम हो रहा है। पांचवा देश आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान, फोकस छोटे हथियार, JF-17 फाइटर जेट जो चीन की मदद से पाकिस्तान बना रहा है, और पाकिस्तान ये दावा करता है कि दुनिया भर के जो मुल्क हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के मुल्क हैं, मुस्लिम जो राष्ट्र हैं, वो उनके JF-17 को खरीदना चाहते हैं। 5th जनरेशन पाकिस्तान इसे बताता है, लेकिन चाइना की मदद से खरीद रहा है। सस्ते हथियार बनाने में भारत कहां है, भारत का रेटिंग क्या है, भारत कैसा है, अब ये आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, आपसे पहले आपने नहीं देखा होगा। इनसॉस राइफल हम सिर्फ 50,000 रुपए में बनाते हैं, सोचिए कितनी कम कीमत की राइफल है। चाइनीज, रशियन और अमेरिकन राइफल्स के मुकाबले इसकी कीमत बहुत कम है, भारत इसका प्रोडक्शन करता है। ASMI SMG सेमी ऑटोमेटिक गन, अनुमानित कीमत करीब 1 से 2 लाख रुपए है, इसका प्रोडक्शन भी भारत करता है। यह सिविल बोर नहीं है, यह आर्मी की बोर है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कीमत 2.5 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल सिर्फ,
और हम इसे बनाते हैं और इसकी क्षमता के बारे में दुनिया जानती है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करते हैं, कीमत सिर्फ 18 करोड़ रुपए। ये मल्टी बैरल लॉन्चर है, 18 करोड़ में खरीदकर आप दुश्मन की नाक में दम कर सकते हैं। नाग मिसाइल छोटा लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है। नाग मिसाइल की कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख के आसपास इसकी कीमत है। यानी हम सस्ता बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, भरोसेमंद भी बना रहे हैं। टाइम फिस वाला हथियार चाइना और पाकिस्तान की तरह नहीं है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस बना रही है, कीमत 600 करोड़ डॉलर है, 600 करोड़ रुपए है। और ये जो है सस्ती कीमत पर हम बेच सकते हैं पूरी दुनिया को। और हम ड्रोन भी बना रहे हैं, जी हां, हम ड्रोन भी बना रहे हैं। इसकी कीमत 5 से 20 लाख के बीच है। ये छोटे ड्रोन है, ये वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और अब भारत अपने कोवर्ट ऑपरेशंस में इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल करता है। तो समझिए कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की, स्पेन, इटली, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे जो देश हैं वो सस्ते और किफायती हथियार बना रहे हैं और इसीलिए अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है। पहले नंबर पर हथियार बेचने में अमेरिका है 37% और उसके बाद नंबर आता है रशिया का 20%। पीछे अगर वो पाई चार्ट आप स्क्रीन पर दे पाए एक बार तो समझिए कि किस तरीके से पूरी दुनिया को अमेरिका हथियार बेच रहा था, लेकिन ईरान वॉर आने के बाद वो मामला खत्म हो गया। प्रॉक्सीज अब काम करें ना करें, लेकिन अमेरिका का दबदबा कम हुआ है और अमेरिका को अब अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग के बारे में फिर से सोचने समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप नहीं सोचते हैं तो आप मार्केट में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो देश हैं वो छोटे छोटे सस्ते हथियार बना रहे हैं जो बड़े बड़े हथियारों को धूल चटा सकते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ड्रोन चाहे वो 50 लाख का हो, लेकिन वो कई बिलियन डॉलर की मिसाइल सिस्टम को खराब कर सकता है, कई बिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसीलिए हम ये सवाल लेकर आए हैं कि सस्ते हथियार क्या महंगी तबाही का सबब बनने जा रहे हैं। भारत के लिए कितना बड़ा मौका है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, इस पर चर्चा के पीछे प्लीज वो पाई चार्ट दीजिए मुझे स्क्रीन पर। तो आप देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो परसेंटाइल है इन देशों का वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके जरिए हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब पैनल हमारे साथ जुड़ेगा तो उस पैनल के जरिए हम इस जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। अब अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बचा है, अमेरिका किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करेगा, क्या अमेरिका को अपनी प्रोडक्शन की जो स्केलिंग बदलनी पड़ेगी, क्या उसको अपनी कीमत घटानी पड़ेगी, लेकिन ये कीमत घटेगी कैसे, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है आखिर वो कम कैसे होगी। ये तमाम सवाल हम लेकर आए हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है कुछ ही वक्त में और उस पैनल के जरिए हम पूछेंगे, हम जानेंगे, हम समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अब अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है, छोटे देशों का दबदबा बढ़ने जा रहा है और कैसे आने वाले वक्त में ये सारी चीजें इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट को अफेक्ट करने जा रही हैं। भारत के लिए कितना बड़ा मौका है ये भी हम अपने पैनल के जरिए पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। जी हां, स्वागत कीजिए मेजर जनरल सुधाकर जी का, डिफेंस एक्सपर्ट है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनसे हम राय लेंगे। इसके अलावा मेरे साथ मल्लिका पांडे जुड़ने जा रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नजर अब्बास साहब मेरे साथ हैं, ईरानी मामलों के जानकार है, इनसे भी हम ईरान का थोड़ा पर्सपेक्टिव व्यू लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। रवि करकरा साहब कुछ ही वक्त में जुड़ने जा रहे हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्ट न्यूयॉर्क फोरम के, अमेरिका से लाइव हमारे साथ कुछ ही सेकंड में जुड़ने जा रहे हैं। और बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ये चीजें आने वाले वक्त में नहीं अगर ठीक से अमेरिका कर पाता है तो कैसे ये चीजें अब होंगी अमेरिका के लिए, क्योंकि बात हथियारों की है, बात कमाई की। सिर्फ कच्चा तेल ही अमेरिका की कमाई का बड़ा जरिया नहीं है, वो बड़े पैमाने पर हथियार भी बेचता है। पैनल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान ने जो किया सो किया, लेकिन एक आई ओपनिंग पूरी दुनिया के लिए है कि आप दुनिया के सबसे महंगे बड़े हथियारों के जंग नहीं जीत सकते। दिमाग चाहिए जंग जीतने के लिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए। क्या इंटरनेशनल मार्केट में सर अमेरिका का दबदबा कम होगा ईरान के साथ इस जंग के बाद, उनके डिफेंस इक्विपमेंट, उनकी मशीनरी, उनके हथियारों को लेकर? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रणाम मेरे टेलीस्कोप और पैनलिस्ट मैडम और साहब लोगों को शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे विचार के मुताबिक, क्योंकि समय आपके पास कम है इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं कह सकता हूं, 8 अप्रैल 2026 ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, लैंडमार्क माइलस्टोन, जो विश्व का जियोपॉलिटिकल या ग्लोबल ऑर्डर को बदलता हुआ सिग्नेचर दिखा रहा है। और मेरे विचार के मुताबिक ये जो दबदबा आप बता रहे हैं अमेरिका का शुरू हो गया है, 3-4 पहलुओं को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर 1, ये जो लड़ाई है 40 दिन की लड़ाई या 45 दिन की लड़ाई, इसमें लिमिट्स ऑफ पावर, अमेरिका का जो लिमिट, जो सीमा है, ये देखने में मिला है। और दूसरी बात है
कि जो अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स के जो मोनोपोली होते थे टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट के ऊपर, ये डिक्लाइन होते हुए दिखने मिला है। और तीसरा चीज, जो वेस्टर्न अलायंसेस का जो हेगेमोनी है, ये धीरे 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 धीरे, मैं कहूंगा उनका आखिरी चैप्टर, किताब का आखिरी चैप्टर का शुरू हो गया है, हेगेमोनी कोलैप्स होते हुए। अभी जो हेगेमोनी है अभी शुरू हो रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान का, बल्कि ग्लोबल साउथ का, और ग्लोबल साउथ में एशिया का। उसमें हिंदुस्तान एक शाइनिंग स्पॉट है, चाहे कितने भी चुनौती आ जाए। मैं ये कहूंगा इसी साल 2026 का अगर आप देखते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट करीब करीब $4.1 बिलियन का रफ एस्टिमेट किया गया जो एक्सपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है, जो डिफेंस इंडस्ट्री या मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो शुरू किए हैं, आपका सवाल के पीछे ये केंद्र बिंदु छुपा हुआ है। वो ईरान, इतना एम्बार्गो, इतने सैंक्शन के बावजूद अगर कोई लेसन हमें सीखने में मिला है, वो क्या चीज है? वो है इंडिजिनस या मेक इन इंडिया। हर चीज जब तक आप हिंदुस्तान में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर 100% नहीं, मोर देन 75% उसके जो सब कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स जो जरूरत होता है, जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है काफी महंगा मिलेगा। और इसीलिए कम दाम में और हम्म, अच्छे ड्यूरेबल क्वालिटी, और जो इसको आप ट्रस्ट करते हो लड़ाई के हम्म, मैदान में, जो आप विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो राइट सर, तब हो पाएगा जब आप मेक इन इंडिया को सक्सेस बना पाएंगे। राइट सर। पॉइंट अगेन सर, प्लीज स्टे विद मी जनरल साहब। मैं मल्लिका मैम के पास जा रहा हूँ। मल्लिका पांडे जी, क्या अमेरिका ये हाईटेक और लो कॉस्ट वॉर के उसमें फंस गया है क्या, ये सर्कल में? क्योंकि देखिए, एक लूप है, ईरान को आप हरा नहीं सकते, ये बात तो अब समझ में आ गई है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू डिफीट ईरान। लेकिन ये हाईटेक भारी भरकम मैमथ वेपन सिस्टम लेके आप ईरान को हरा नहीं पाए। अगर हरा पाते, बर्बाद कर पाते, तबाह कर पाते, तो ईरान इस तरह से नाक ऊंची करके बात नहीं कर रहा होता आपसे। और ईरान अभी भी कह रहा है कि हम वी आर रेडी फॉर द वॉर, आइए लड़िए, कितना लड़ना है आपको। लेकिन अमेरिका तिलमिला रहा है मैम, वो फंस गया है लग रहा है। बिल्कुल। नमस्कार अमित जी। सबसे पहले राम तो राम। कॉम्प्लीमेंट्स आपका, बहुत ही डिटेल एनालिसिस, जो कंपैरिजन भी था जिसमें थैंक आप यू सो चाइना मच मैम। अमेरिका, थैंक आई थिंक वो बहुत ही फैंटास्टिक था। आई थैंक थिंक यू मैम। आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दैट बिफोर। तो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड योर टीम फॉर दैट। थैंक यू मैम। एंड दूसरी बात, जस्ट एक एड ऑन करना चाहूंगी, जो जनरल सर ने भी बात की, उसमें एक चीज एड ऑन करना चाहूंगी अमित जी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। प्री 2014 अगर हम देखें तो भारत को बहुत ही एज एन इम्पोर्टर माना जाता था। डिफेंस का इम्पोर्टर, सिर्फ हम इम्पोर्ट ही करते थे, खरीदने के लिए ही माना जाता। तो आप फ्रांस की लाइन देखते थे, हर कोई भारत को अपने वेपन्स बेचना चाहता था। और करीब करीब जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डेटा है, तो हम एक्सपोर्ट के नाम पर सिर्फ 600-700 करोड़ का ही एक्सपोर्ट करते थे, जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हम एक्सपोर्ट करते थे। अब हम देख रहे हैं पोस्ट 2014, मैं किसी गवर्नमेंट को ऐसे सपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट ये फैक्ट्स हैं जो आप सबके सामने हैं, कि भारत एक मुकद्दर का सिकंदर बनते हुए आया है डिफेंस के मामले में। आप देखिए, इस बार 62% इंक्रीज है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इस साल के फिस्कल ईयर में। आप देखिए, $4.1 बिलियन, जैसा कि सर ने भी बताया, $4.1 बिलियन। तो आप देखिए कहाँ हम 600-700 करोड़ में थे प्री 2014, और कहाँ आज के टाइम में हम $4.1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइट तो मैम। एक बहुत ह्यूज, हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है भारत ने, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट। दूसरी बात, जहां तक आती है बात, देखिए ईरान की, ये बिल्कुल क्लियर कट, चाहे वो वॉर ऑफ वर्ड्स हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड वॉर हो, दोनों में हम देख रहे हैं कि ईरान कहीं भी आंखें झुका के बात नहीं कर रहा है अमित जी। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जेरूसलम पोस्ट में, जो काफी विख्यात न्यूज़पेपर है इजराइल का, उसमें लिखते हैं कि 11.2 करीब करीब बिलियन डॉलर्स का लॉस हो चुका है आज के टाइम में डिफेंस इक्विपमेंट्स का, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का इजराइल में। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये वही इजराइल है जिसके लेफ्टिनेंट जनरल, आईडीएफ के लेफ्टिनेंट जनरल आके बोलते हैं कि भाई हमारे पास रिजर्व खत्म हो गया है, हमारे पास ऑन फुट सोल्जर्स ही नहीं है। वहां पर हम अमेरिका को देख रहे हैं, कितने बिलियन डॉलर्स का लॉस आज के टाइम में अमेरिका को हो गया, कितने महंगे इंटरसेप्टर्स अमेरिका खो गया है, वर्सेस चीप मिसाइल्स। आप ईरान को देखिए, इतने सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं, ईरान खुद ही अपने आप मैन्युफैक्चर करने लग गया था, चाहे वो शाहिद ड्रोन्स हो, चाहे उसकी मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक प्रिसिशन मिसाइल्स, सब उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया। तो ये पूरा इसका केस बनता है अमित जी, 21st सेंचुरी में चीप मिसाइल्स वर्सेस बिलियन डॉलर मिसाइल।
कहीं ना कहीं अब ये स्थिति आ चुकी है जहां चीप मिसाइल्स एक अपर एज देख रहे हैं हम। एक तरफ जहां क्लेम कर रहा था अमेरिका कि अच्छा हाँ हमने तो पूरी नेवी तबाह कर दी है, जी। हम सॉरी यूएस क्लेम कर रहा था कि हमने ईरान की पूरी नेवी तबाह कर दी है। कहाँ तबाह की है? अभी आप ट्वीट देखिए, ट्रूथ सोशल में ईरान ने डाला है कि रेड बीज आर स्warming टुवर्ड्स यूएस नेवी। तो कहाँ यूएस के बड़े बड़े जो क्लेम्स करता है, जो एक अपने आप को सुपर पावर दर्शाता है, पहले दिन आप एक कंट्री का सुप्रीम लीडर एलिमिनेट कर देते हैं। और आज भी ईरान आपसे आंख मिला के बात कर रहा है। ईरान बोल रहा है कि ठीक है हम 5 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे यूरेनियम एनरिचमेंट। कोई ऑफिशियल नहीं आया है, बट न्यूज रिसोर्सेज के माध्यम से पता चला है कि ईरान ये बातचीत कर रहा है कि ठीक है हम 5 साल तक सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। बट यूएस बोल रहा है नहीं हम परमानेंट करना चाहेंगे। तो ईरान आंख मिलाकर बात कर रहा है। वो हर एक जगह वॉर ऑफ वर्ड्स में भी, वॉर में भी जीतते हुए नजर आ रहा है। अमित जी। जी मैम, प्लीज स्टे विद मी मल्लिका जी। इससे पहले कि मैं रवि सर के पास जाऊं, मैं अब्बास साहब के पास आ रहा हूं। रजी साहब, एक तो ईरान के लिए दाद देने की बात है कि आप इतने बड़े मुल्क से आपने जंग मोल ले ली और आप कहीं झुके नहीं, कहीं दबे नहीं। बातचीत हो, सीज फायर हो जाए, हम भी चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए। इंसानियत के लिए ज़रूरी है, चैन व अमन के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज जो ईरान है, उस ईरान को बनाने के लिए खामनेई साहब ने 40 साल मेहनत की है। और ये सिर्फ नैरेटिव्स हम पढ़ते थे जियोपॉलिटिकल बुक्स में और लिटरेचर्स में, डिफेंस लिटरेचर्स में, तो लगता था कि ईरान तैयारी कर रहा है, ईरान बहुत सालों से डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। लेकिन फाइनली वो दिखा है। वो सिर्फ किताबों में नहीं था जो हम अमेरिकन मैगजीन्स पढ़ा करते थे उनके राइटर्स के, लेकिन वो दिख भी रहा है कि भाई ऐसा सच में है। ईरान ने सच में 40 साल अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को, डिफेंस को मजबूत करने में काम किया है। ये सिर्फ किताबी आर्टिकल्स नहीं थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और तमाम आपका शुक्रिया और तमाम पैनलिस्ट और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज़ करते हैं। जी देखिए, यहाँ पे जो अभी जो पैनलिस्ट यहाँ पे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, आपने भी सही बात कही और बिल्कुल ऐसे ही है कि इस जंग की तैयारी जो ईरान है वो 30-40 सालों से कर रहा था। और क्योंकि बात हथियारों की है तो मैं उसमें एक पॉइंट की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। देखिए, ईरान ने जब ये जंग की तैयारी शुरू करी तो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखा, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। जब इराक वॉर यहाँ चल रहा था, 8 साल जब यहाँ इराक वॉर चला, तो उनके पास इस तरह से हथियार नहीं थे, मिसाइल्स नहीं थी, क्योंकि ताज़ा-ताज़ा वहाँ पे उस वक़्त रिवॉल्यूशन आया था और पूरी तरह से इनकी आर्मी वगैरह भी पूरी डिसमेंटल थी और बहुत ही मुश्किल हालात थे। तो उसके बाद, जंग के बाद इन्होंने ये समझा कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखना है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, हमें पूरी दुनिया जो है दबाने की कोशिश करेगी, तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए इन्होंने हथियारों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन्होंने फाइटर जेट्स नहीं खरीदे बाहर से, इन्होंने बाहर से हथियार नहीं खरीदा। वो बात अभी यहाँ पे जो सुधाकर जी ने कहा कि अपनी दाखिली जो इनके अंदर कैपेबिलिटीज थी, अपने खुद के नौजवानों के ऊपर भरोसा किया और एक मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया कि उन मिसाइल प्रोग्राम्स के भरोसे आज यूएस जैसी बड़ी सुपर पावर, जिसका 1 ट्रिलियन से ज्यादा डिफेंस बजट है, उस सुपर पावर को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। और ये पूरी दुनिया देख रही है। ना इन्होंने बाहर से मदद ली, ना इन्होंने बड़े बड़े हथियार खरीदे, ना बड़े बड़े राडार सिस्टम खरीदे, खुद के डेवलप किए हुए हथियारों पे। इससे ये भी समझ में आता है कि वो नैरेटिव जो इंटरनेशनल मीडिया में वेस्ट की तरफ से पिछले 40 सालों से चलाया गया कि मुल्ला रजीम है और यहाँ पे मजहबी लोग की, कट्टरवादी लोग यहाँ पे हुकूमत करते हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, ये सारा नैरेटिव भी इस जंग ने खत्म कर दिया। इस जंग ने बताया कि यहाँ पे इल्म की कितनी अहमियत है। सारी बहस इस वक्त दुनिया में अमेरिका क्या कर रहा है, असल मौजू हो गया है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करना चाहिए। इससे ये समझ में आता है यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के जो पढ़े लिखे जवान हैं, उनके अंदर वो सलाहियत है कि वो अपने दम पे बिना किसी की मदद से वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर सकते हैं। 60% तक पहुंच चुके हैं। मिसाइल प्रोग्राम्स ऐसे बनाए हैं, ड्रोन्स इस तरह के बनाए हैं, शाही ड्रोन जिसने पूरा यूक्रेन रशिया के जंग का नक्शा बदल दिया, और यूएस उस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके महंगे महंगे ड्रोन्स खुद बना रहा है। तो ये जो इस जंग ने सिर्फ एक दो चीजों को जो है, एक दो नैरेटिव को नहीं खराब किया है, बहुत सारे नैरेटिव जो ईरान के खिलाफ पिछले 40 सालों से यूएस जी ने, वेस्ट ने, अब्बास यूरोप साहब। ने बनाया था, वो सारे टूटते हुए नजर आते हैं। खास तौर से मैं एक चीज की तरफ इशारा करूंगा कि अभी सुधाकर जी ने उसकी तरफ इशारा किया कि पूरी दुनिया को शुक्रगुजार होना चाहिए ईरान का कि उसने एक हेजिमनी को खत्म किया है, न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में बल्कि ऑयल सेक्टर में, इकोनॉमिक सैंक्शन। आज
किसी मुल्क से कह दिया कि यहाँ से तेल खरीदना है, वहां से तेल नहीं खरीदना है, इतना टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे। क्यूबा के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दिया, ब्लॉकेट लगा दिया, वेनेजुएला के चीफ ऑफ स्टेट को उठा लिया। ये जो गुंडागर्दी थी, एक इंटरनेशनल गुंडागर्दी थी, हेजिमनी थी, इसको ईरान ने जो खत्म किया है कि आज दुनिया के तमाम मुल्क ये सोच रहे हैं, सोच सकते हैं कि हम ट्रंप को, हम यूएस को भी आके ना बोल सकते हैं। यूरोप के ममालिक देखिए आज किस तरीके ट्रंप को एक के बाद एक, स्पेन, इटली, उसके बाद यूके, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सब आके खुल के, कनाडा ने कह दिया कि हम अपना डिफेंस बजट जो 70% आपको देते थे वो हम यूएस को नहीं देंगे। ऑलराइट ये सर, सारा इस जंग के नतीजे का असर है। ठीक है अब्बास ये साहब, बहुत प्लीज स्टे बड़ा विथ एक मी। है ठीक है पूरे दुनिया के ऊपर कि इस जंग से नतीजा निकला है कि यूएस की हेजमनी खत्म हुई है, और वाकई ये बेहतर इंसानियत है के सर, लिए एक बहुत पॉइंट है। बेहतर है सर, पॉइंट टेकन। रवि सर, you're the man of numbers, तो लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स लिटिल। क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के बजाय लो कॉस्ट वॉर की तरफ बढ़ रही है? पहला सवाल मेरा आपसे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि 37-40% मार्केट शेयर इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में अमेरिका का है। आपको लगता है ये गिरेगा? और अगर ये गिरता है तो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा जॉल्ट है। रवि सर। देखिए, अमेरिका का शेयर अभी 45% है, और आपने बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट अमित, आपने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस की है। क्योंकि मैं थैंक यू जब सर। भी कोई भी युद्ध के बारे में बात करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो दुनिया की आर्म प्रोडक्शन जो इकोनॉमी है उसको समझिए। क्योंकि ये पूरा जो खेल है वो आर्म प्रोडक्शन, स्पेशली अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरा एक इंडस्ट्रियल, आपको याद है कि सारे जो इनके, चाहे फोर्ड है, अदर है, दे वर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स आर्म प्रोडक्शन। तो बहुत ही बढ़िया सवाल, और मैम ने भी बहुत ही बढ़िया एनालिसिस किया और जो बताया है कि कैसे इंडिया का शेयर बढ़ा। मैंने आज से करीब 1 साल पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आकाश तीर और ब्रह्मोस का जो बहुत बड़ा सक्सेस था, उससे सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका को हुई थी। और ये इसलिए हुई थी क्योंकि अमेरिका को दिख गया था कि लो कॉस्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्शन, जो हम लोग सोचते थे कि इंडिया जो इम्पोर्टर रहा है, अब वो इंडिया इम्पोर्टर जो है वो बदल के वो एक्सपोर्टर बन रहा है। और वो भी उस टेक्नोलॉजी का जो प्रिसिशन, जो मेजर जी ने जो बोला है, जनरल जी ने बोला है, प्रिसिशन से जो इंडिया ने हिट किया था विदाउट एनी सिविलियन कैजुअलिटी। और आपको पता है, चाहे वो अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट था, चाहे वो चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट था, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स थे, वो तहस नहस हो गए थे। सिर्फ 4 दिन जो थी वॉर चली थी। तो उससे दुनिया को एक बहुत बड़ा सिग्नल मिल गया था कि वेस्टर्न हेजेमनी, जो सर ने बोला है, कि वो जो है वो आम सिर्फ फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाहे स्वीडन, ये सिर्फ वो पुरानी जो है, पुरानी टेक्नोलॉजी से जो काम कर रही थी, वो अब डिफरेंट हो गया है। और मैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में काम करता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं कोई डील कर रहा होता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो मेड इन इंडिया, वो चेन्नई में उसका प्लांट है, लोग कहते हैं हमको आपसे काम करना है। और एक बहुत बड़ी एक विडंबना आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने जो पूरा जो एक प्रॉमिस किया था पेट्रो डॉलर का, कि हमारे टॉप नोच जो है, हमारे आर्म्स एम्यूनेशंस हैं, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो सऊदी है, चाहे वो यूएई है, चाहे वो दोहा है, और चाहे मस्कट, चाहे ओमान है। वो तो पूरा जो थ्योरी वो तहस नहस हो गया पिछले 45 दिन में। तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि जितनी भी ये जीसीसी कंट्रीज हैं, उनको पता लग गया है कि दुनिया में जो आधुनिक और जो इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो 2 जगह हो रही है, वो इंडिया में हो रही है और इजराइल। और अगर आपको पता है, अगर जो मुझे सुनने में आया है, और शायद आप भी इसके बारे में जानते हैं, कि अभी वेरी सून इंडिया और इजराइल का एफटीए अनाउंस होने वाला है। उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट डिफेंस का होगा। और उसमें चाहे वो सुदर्शन चक्र, जो हमारा जो आयरन डोम के बारे में बात करते हैं, उसके इन्वॉल्व होगी टेक्नोलॉजी। आप सोच सकते हैं कि अगर इंडिया उसको लो कॉस्ट बना लेती है, और इसराइल जो है इंडिया में प्रोडक्शन करता है, राइट, डू यू नो व्हाट इट मींस टू द वर्ल्ड? अगर आप देखेंगे कितने ऑर्डर्स जो चाहे फ्रांस के थे, अमेरिका के थे, तो अमेरिका को बिल्कुल इतनी बढ़िया एनालिसिस किया ना, आई वाज सो इम्प्रेस्ड रियली। अमित, यू आर फैंटास्टिक टुडे। यू नो, ये अब ये तो रिकॉर्ड हो के ना वायरल होनी चाहिए रिकॉर्डिंग। पर मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का जो राइज, जो अभी मैडम ने डेटा दिया है, यू नो अबव, यू नो, इट्स गोइंग टू गो इनटू billions and trillions. So your question to answer is yes, America's share in the arm production will decline and India's share will increase. Unfortunate reality है कि दुनिया में जंगें हैं, उसमें जंगों का सबसे बड़ा वॉर इकोनॉमी जो वो इसीलिए चलती है।
तो इंडिया का इनोवेशन जो है ड्रोन्स को लेके आपने देखा है कि कितने बढ़िया ड्रोन्स निकल के आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक आई थिंक सक्सेस है मेक इन इंडिया। और डिफेंस स्पेशली मेड इन इंडिया, हम भी जो एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं डिफेंस के लिए, मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। तो रियली रियली congratulations to you, Amit, and very, very fantastic session today. थैंक यू सो मच सर, प्लीज स्टे विद मी सर। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरी मेहनत थोड़ा सा रंग ला रही है और आप लोगों को पसंद आ रहा है। आप सभी अग्रज हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, तो आपका अप्रिसिएशन बहुत मैटर करता है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में चाइना और भारत की अगर बात करें तो क्या भारत इस स्थिति में है, इस सिचुएशन में है कि वो चाइना को डिफीट कर सके इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में, हथियार बेचने के मामले में? सर अमित, आपका आवाज टूट टूट के आ रहा था, बट आई कैन मेक द सेंस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। सर क्या चीन जितना एक्सपोर्ट कर रहा है कि हिंदुस्तान मैं फिर से उसके पूछ रहा हूं बराबर? सर, क्या चीन और भारत के मुकाबले, अगर दोनों का मुकाबला किया जाए, तो क्या चीन के मुकाबले भारत इतना सक्षम है या कुछ वर्षों में हो जाएगा कि इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में हमारा जो शेयर है वो चाइना के मुकाबले ज्यादा हो जाए या उसके बराबर हम हथियार बेचने लगे? सर बिल्कुल, कोई कोई शक नहीं है। मेरे 2 दिन पहले एक पॉडकास्ट डैलस से निकला है, इंडिया विजन 2047, जिसमें मैं कह रखा हूँ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल, उसके बाद एक्सटेंडेड लॉन्ग टर्म गोल 2075 तक है। सर अभी आपका सवाल का अगर जवाब दूं, ये एक्चुअली इट विल बी डिसऑनेस्ट ऑन माय पार्ट टू से कि हम चाइना के बराबर हो जाएंगे या उसको हम क्रॉस कर लेंगे। नहीं, आज के दिन में हमारा इंपोर्ट परसेंटेज इज वेरी हाई, और जब तक वो इकोसिस्टम हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए नहीं बना पाते हैं, तब तक हम ईरान जैसे, सॉरी, चाइना जैसे देश हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी डिफेंस के स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और जो लिथल वेपन सिस्टम बन रहा है, ये हर वेपन सिस्टम में कुछ मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट की और इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल होता है। जब रेयर अर्थ एलिमेंट का आप उदाहरण लेते हैं, आज के दिन में चाइना का डोमिनेंस इन प्रोसेसिंग, 2 चीजें हैं, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन। चाहे प्रोसेसिंग की बात करिए या प्रोडक्शन की बात करिए, प्रोसेसिंग में चंद एक आइटम जैसे गैलियम, जर्मेनियम, एंटोनियम, या आपका ये आ जाता है न्यूडेडियम, ये सारे चीजें हैं। इसके बिना आपका न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बन सकता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं बन पाएगा, मिसाइल का जो प्रिसिशन टेक्नोलॉजी होता है वो नहीं बन पाएगा, या एक्चुएटर जो फिन्स होते हैं वो नहीं बन पाएंगे, या 5G 6G इंटरनेट, कोई भी चीज बताइए वो बना नहीं पाएंगे। सो इसलिए विली निली हमारा डिपेंडेंस ऑन चाइना विल रिमेन टू लार्जर डिग्री। अब मेरा सिर्फ सुझाव यही है देश के लिए, जब तक हमारा 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी नहीं बन जाता है, हमें थोड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। हमारा जो डिपेंडेंसी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आने वाले समय में डिपेंडेंसी पूरा जीरो तो कभी हो नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं हमें डिपेंड रहना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कम करना निहायत आवश्यक है। हमारा देश के अंदर प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आज के दिन में ये बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं और ज्यादातर जाता है ये चाइना से। इसको भी हमें देखना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हमारे देश के अंदर ही ये प्रोड्यूस हो। ज्यादातर नहीं तो 50% से ज्यादा सब कंपोनेंट्स यहीं पे प्रोड्यूस होना चाहिए जो तैयार हो सकता है, और शुरू से लेके आखिरी तक उसका स्पेयर पार्ट्स और उसकी मेंटेनेंस यहीं पे होने की काबिलियत होगा। तब जाके हम कह पाएंगे कि यस, हम चाइना के बराबर या उसको हम चुनौती देने लायक पोजीशन में आ गए। ठीक है सर। मल्लिका मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस डील्स के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए। मैम, क्या भारत को बहुत एग्रेसिवली अब इस रास्ते पे निकल जाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो भारत जैसे छोटे देशों के लिए बहुत बड़ा मौका है। क्या भारत इसको कैच कर पाएगा? क्योंकि अभी एफर्ट्स तो ऐसे नहीं लग रहे हैं, हालांकि हम इंडिजिनस प्रोडक्शन पे हैं, लेकिन अभी भी गिने चुने देश ही हमारे डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं। क्या भारत को बहुत एग्रेसिवली इसके लिए डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन पे जोर देना चाहिए और इस पर एकदम फुल ऑन काम करने की ज़रूरत है क्या मैम, या हम ऑलरेडी कर रहे हैं? देखिए अमित जी, इसका कंपैरिजन मैं करती हूँ चाइना से, एक छोटा सा कंपैरिजन, जिसमें चाइना डेफिनेटली अपने जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसके बहुत एक्सेसिबल है मार्केट में। आप कभी भी उसको ले सकते हैं, बहुत एक्सेसिबल हैं, बहुत लोग लेते भी हैं। अपने नाइजीरिया का स्पेसिफिक एग्जांपल लूंगी जिसने चाइनीज ड्रोन्स लिए थे, और म्यांमार का एग्जांपल लूंगी जिसने फाइटर जेट्स लिए थे चाइना से। उनका क्या हुआ? सस्ते थे,
इजी मेंटेनेंस, बहुत हाई कॉस्ट थी, बट आखिर में क्या हुआ, क्रैश लैंडिंग हुई दोनों की। चाइना की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं रही है, एंड दैट इज वेयर इंडिया कम्स इन। इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर। इंडिया एक्सेसिबिलिटी जरूर आज के टाइम में कम है, मैं बोलूंगी, क्योंकि इंडिया का फोकस हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट में पहले रहा है, अपने इंडिजीनियस प्रोडक्शन में ज्यादा रहा है। हम जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम और देशों के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट अभी हमारी खुद की जो खपत है वही हम देख रहे हैं कि बार बार हमने जैसे तेजस का देखा, कहीं भी हम देखते हैं कि काफी लंबे समय तक वो एक्सटेंड होती जाती है, बिकॉज वी वांट टू गिव द बेस्ट। वो भारत की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, बट सबसे बड़ी सुपर पावर भी है अमित जी, कि भारत ऐसी कोई लो मेंटेनेंस, लेस एक्सेसिबिलिटी की कुछ चीज नहीं देना चाहता। वो एक हाईटेक वर्जन देना चाहता है किसी भी चीज का। तो वो देने के लिए भारत को पहले तो अपनी खुद की आपूर्ति पूरी करनी है। जो हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, सब पैनलिस्ट ने काफी अच्छी अच्छी बातें की है मेक इन इंडिया की, तो भारत पहले उस चीज पर फोकस कर रहा है। और डेफिनेटली जब भारत का अपना इंटरेस्ट हो जाता है, जब भारत ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है, फिर डेफिनेटली हम एग्रेसिवली एक्सपोर्ट में भी करने की कोशिश करेंगे अमित जी। ठीक है, अब्बास साहब आपके पास आ रहा हूँ। ईरान और अमेरिका को लेकर जो सीज़ फायर का मसाइल चल रहा है, और पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल साहब पहुंचे भी हुए हैं सेकेंड राउंड की बातचीत के लिए, लग रहा है कि माहौल बन रहा है और बहुत मुमकिन है कि बात हो भी। उधर लेबनान और इजराइल में भी बातचीत शुरू होने वाली है। ट्रम्प साहब ने कहा कि बहुत मुमकिन है कि उनको व्हाइट हाउस में एक न्योता मिले आने का दोनों देशों के प्रतिनिधियों को। लेकिन क्या आप यूरेनियम इनरिच्ड जो आपका है, आप देने के लिए तैयार हो गए? अमेरिका बार बार ये इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को बता रहा है कि आप गिव अप करने के लिए तैयार हो गए। और क्या आपका जो रॉकेट प्रोडक्शन है, जो ड्रोन प्रोडक्शन है, क्या उसे लेकर भी आप लोग चिंतित नहीं है क्या? अमेरिका तो धीरे धीरे सब बंद कराना चाहता है। अभी यूरेनियम मांग रहा है, कल को बोलेगा ड्रोन बनाना बंद करो, फिर बोलेगा कि आपके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है उसको बंद कर दो, फिर बोलेगा पानी हम तुमको देंगे, हमारा पानी पियो, अपना वाटर रिफाइनरी बंद करो। क्या क्या बंद करेंगे आप लोग? देखिए, अमेरिका की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है अमेरिका का, वो इसी टाइप का है कि एक से शुरू करता है, फिर वो आगे तक बढ़ता चला जाता है। ए से शुरू होता है, बात जेड तक जाती है। तो इसीलिए स्टेटमेंट आपने देखा होगा, अब्बास अराकी साहब का बहुत क्लियर स्टेटमेंट है और बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है वो हमारा राइट है, एक हक है। हम एनपीटी हमने साइन किया है, सिग्नेटरी एनपीटी के, तो हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट में किसी भी तरह का जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इशारे यहाँ पे दिए हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने कि हम 60% से जो है घटा के 20% तक ले आ सकते हैं। लेकिन कोई हमसे ये कहे, कोई हमें ये डिक्टेट करे कि आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट के इल्म को, इस नॉलेज को छोड़ दें, न्यूक्लियर इनरिचमेंट बंद कर दें हमेशा के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी इसको कबूल नहीं करेगा ईरान। इस पे बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। और जैसा कि आपने खुद कहा कि अमेरिका एक बार जब न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे अगर मान जाता है ईरान, तो फिर बैलिस्टिक मिसाइल, फिर ड्रोन, और धीरे धीरे चाहेगा कि उसको लीबिया बना दे, कि लीबिया से सारे उनके जो भी ताकत की चीजें थी वो ले लिए और उसके बाद उनके ऊपर अटैक करके उनको खत्म कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। तो ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ईरान अपनी शर्तों में, अपनी शर्तों के साथ जो है उस सीज फायर को, या जो लॉन्ग टर्म सीज फायर है, यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। ईरान का शुरू से गोल ये रहा है इस जंग के बाद से कि हम सीज फायर नहीं करना चाहते, हम एंड द फायर करना चाहते हैं। वेस्ट एशिया में दोबारा इस तरह की जंगें ना हो, और उसका जो सबसे बड़ा एक तरीका है वो ये कि यूएस फोर्सेस इस एरिया से निकले। यहाँ की जो बेसेस हैं, जैसा कि अभी आपने इशारा किया, यहाँ बात हुई कि यूएस के जो बेसेस हैं यहाँ पे, जिसको अच्छी तरीके से इस बार नुकसान पहुंचाया है ईरान ने, जीसीसी कंट्रीज को भी समझ में आ गया है कि वो यूएस बेसेस जिनको हम एसेट समझ रहे थे, वो अब हमारे लिए लाइबिलिटी ही हैं। जो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो हमें क्या सुरक्षा देंगे। तो एक ये मुकदमा बन रहा है, एक भूमिका बन रही है इस चीज की कि यूएस बेसेस यहां से खाली हों, यूएस फोर्सेस यहां से निकले, इन शर्तों के साथ। फिर वो कंपनसेशन की शर्त है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी। तो जो शर्तें हैं ईरान की, उन शर्तों से ईरान पीछे नहीं हटने वाला है, खास तौर से न्यूक्लियर इनरिचमेंट की जो बात है, क्योंकि किसी भी मुल्क को, यूएस को ये अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क, देखिए हमारे इंडिया में भी जब न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था तो कितनी परेशानियां वहां पे इजाद की गई, कितने ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए, कितने मुश्किलों से हमारा मुल्क इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हथियार बना सका है। तो ये अमेरिका का जो नेचर है कि किसी भी मुल्क को जो है वो नहीं चाहते हैं कि अपने पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। इजराइल जो कि एनपीटी का सिग्नेटरी भी नहीं है, वो इनका सबसे बड़ा एलाई है, लेकिन दूसरे मुल्क को आके कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट अपने पीसफुल प्रोग्राम के लिए भी यूज नहीं कर सकते। तो ईरान बिल्कुल भी इस पे जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। जो सीज फायर की बात चल रही है उसमें ईरान की बिल्कुल क्लियर रेड लाइन है
कि हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट को नहीं छोड़ेंगे, यूरेनियम को हम ईरानी टेरिटरी से बाहर नहीं किसी को देंगे। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उसको डाइल्यूट करके 60% से 20% तक ले आए, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आपका ट्रस्ट हो जाए, आपको भरोसा हो जाए। ईरान बार बार कहता रहा है, आयतुल्लाह खामनेई का फतवा है, 4 बार 5 बार कई बार उन्होंने उमूमी तौर से कहा है, पब्लिकली कहा है कि हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हम बना सकें। न्यूक्लियर वेपन बनाना अभी भी हराम है, जायज नहीं है ईरान के लिए। लेकिन यूएस जो है वो एक ऐसा माहौल बनाता है, पहले कहता है, पिछली जंग में आपको याद होगा 27-28 बार कहा कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन 1 साल बाद फिर वही बात कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करना है, पूरी तरह से खत्म करना है। तो इस पे बिल्कुल भी ईरान जो है पीछे नहीं हटने वाला है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। और जो भी बात चल रही है, मुझे उम्मीद है कि आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में बात जाए, लेकिन इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए इजराइल को कंट्रोल में रखना यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है कि इजराइल की जो प्रवृत्ति है, ये खूंखार प्रवृत्ति है, अटैक करना, वॉर क्राइम्स करना, मैसेकर्स अब्बास करना, साहब। इस बीच मुमकिन है कि कहीं मैसेकर हो जाए, कहीं पे फॉल्स फ्लैग कर दिया जाए, कहीं पे जो है कोई किसी का असैसिनेशन हो जाए। तो ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है कि इजराइल के ऊपर कंट्रोल करे ताकि ये शांति वार्ता आगे जो है वो अच्छे नतीजे दे सके। ठीक है रवि सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये काइंड ऑफ डिफीट के बाद, काइंड ऑफ विड्रॉल के बाद, क्या रवि सर अमेरिका अपनी डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन, मशीनरी, कॉस्टिंग, स्ट्रेटजी पर काम करेगा? आपको लगता है अमेरिका वैसा ही रहेगा जैसा है, या आपको लगता है कि थोड़ी तब्दीली देखने के लिए मिलेगी? अगर आप फॉर सम रीजन, मुझे आपका प्रश्न जो है वो पूरी तरीके से सुनाई नहीं दिया, अगर आप फिर उसे से मैं रिपीट फिर से करेंगे पूछ तो। रहा हूं आपसे रवि सर, अब ईरान में जो काइंड ऑफ डिफीट या विड्रॉल अमेरिका को करना पड़ रहा है, क्या वो अपने प्रोडक्शन को, अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजीज पर काम करेगा? क्या लो कॉस्ट हथियार बनाएगा अमेरिका? क्या थोड़ी तब्दीली होगी उसकी रणनीति में, या जैसा है वैसा ही रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी बोला और अभी सर ने भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जितने भी बेसिस हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, अगर हम अपने बेसिस जो है को ही नहीं बचा पाए तो बाकियों को कैसे बचाएंगे। देखिए, जो स्ट्रैटेजी रही है ईरान की, बहुत स्ट्रेटेजिक रही है। और मेजर जनरल सर ने उस दिन भी बोला था कि बड़े प्रिसिशन से ईरान ने मारा है, क्योंकि उनके पास रशियन और चाइनीज इंटेलिजेंस थी। तो अभी अंदर से पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से और इससे अ, अमेरिका जो है वो बिल्कुल अंदर से हिल चुका है, कि उनको पता है कि उनकी जो काफ़ी टेक्नोलॉजी है, कुछ टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल आउटडेटेड है। और जो इंटरनेशनल बायर का जो पूरा मार्केट था, जो मैंने बताया 42 या 45% जो है, वो अब दोबारा रीथिंक कर रहा है कि क्या अमेरिका के जो जितने भी हैं आर्म्स या जो गारंटीज है, वो तो बिल्कुल नहीं चल रही। राइट। अभी मैडम ने भी बोला कि हम कि अमेरिका ने क्लेम किया कि हमने नेवी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, पर वो सब कुछ एक तो बहुत बड़ी बात हो गई कि बादल बरसने के और गरजने के अलग अलग हो गए ना। तो ये एक एक्सपोजे हो गया है ट्रम्प के अंडर। पिछले साल से शुरू हो गया था ये, क्योंकि जब आपको पता है कि कितना ज़्यादा एक्सपोज, अब ये लोग बात नहीं करते, पर जो एक बड़ी क्लियर जो बात है कि जो बेसिस थे, जो हैं बेसिस पाकिस्तान और अमेरिका के, राइट, ये सबको ये बात अंदर से तो पता ही है। तो वो जब तहस नहस हो गई, जब वो उनको नहीं बचा पाए पिछले साल, तो अब ये जो इतनी बड़ी उनको चोट लगी है कि ये बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा था कि दिस इज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कॉन्फिडेंस, कि जो आधुनिक जो व्यापार जो वेपन्स हैं जो बनेंगे, वो सब अमेरिका से नहीं बनेंगे। वो वेस्टर्न जो हेजेमनी सर ने बोला था, वो बिल्कुल डिसमेंटल हो रही है। तो डेफिनेटली वेरी वेरी बिग ब्लो, एंड आई थिंक अमेरिका को री थिंक करना पड़ेगा। और अगर आप वैसे भी अमेरिका में अगर आए तो आपको दिखेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लेगेसी से चल रही हैं। और ये जो है ट्रम्प ने एक तरीके से अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और दुनिया को तो हिला दिया है, परेशान कर दिया है। मार्केट भी परेशान हो चुकी है, सारा सब लोग परेशान हो गए, और वो इतनी तरह बुरी तरह फंस गए हैं। और उसमें जो इसराइल का भी जो हाथ है, और जो ईरान ने बड़े क्लियरली बोल दिया कि हम लोग तो 40 साल से इस दिन का वेट कर रहे थे। राइट। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ईरान अभी नेगोशिएटिंग पोजीशन में है, बल्कि स्ट्रांगर हो गया है। तो ये, और वो सबसे बड़ी, देखिए एक और मेरा जो पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान को आप बीच में लेके आ रहे हैं, जिसने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो आप सबको पता है, जो बनाने में जिसको शुरू किया था, और उसी को आपने पीस में डाला। मतलब सोच सकते हैं क्या गेम जो पाकिस्तान खेल रहा है। मतलब ये बड़ा ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चाइना का क्या रवैया रहेगा पाकिस्तान के तरफ, जी और क्या रवैया रहेगा रशिया का। जी राइट।
बहुत सब कुछ बदलने वाला बदल रहा है। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ब्रिक्स समिट जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट समिट होगी, वो एक जनरेशनल चेंजिंग समिट होगी जो इंडिया और मोदी जी होस्ट करेंगे। राइट सर। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं इसके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मेजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। मलिका मैम थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। इसके अलावा अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि सर आपका